आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ से एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपके एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से यदि देखा जाए तो चैप्टर नंबर आपका 8 है, और यदि आपके पास RS अग्रवाल का बुक है तो फिर ये चैप्टर नंबर आपका 10 है ना। तो चैप्टर नंबर 10 RS अग्रवाल के हिसाब से और चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी के हिसाब से ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर होने वाला है। तो चैप्टर का नाम कुछ भी हो जाए, यानी कि चैप्टर नंबर कौन सा है ये कुछ भी हो जाए, उससे मतलब नहीं है, जो कंटेंट है वो दोनों में सेम है। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो दोनों बुक के लिए होगा, एनसीईआरटी के लिए, RS अग्रवाल के लिए, या फिर किसी बहुत सारे बच्चे RD शर्मा का भी बुक बनाते हैं तो उसके लिए भी वो होगा। तो हालांकि चैप्टर नंबर अलग अलग हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कंटेंट सेम है। ठीक है, चलिए, तो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो लगभग हर एक प्रकार के किताबों पे लागू होता है। तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, और जैसा कि आपको मालूम है किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि उसके बेस को मजबूत कर लिया जाए तो फिर बात ही अलग है ना, फिर तो चैप्टर बड़ा ही आसान लगने लगता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले वो समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, पहला ये समझेंगे। दूसरा, हम लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझेंगे। तीसरा, हमारे पास ना क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का अलग अलग टाइप है, प्रकार है, तो वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो है अलग अलग प्रकार का थ्योरम है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, यानी कि चैप्टर थोड़ा सा मजेदार तो होने वाला है क्योंकि अलग अलग चीज हम लोगों को इसमें सीखने को मिलेगा, है ना। चलिए, तो उतना बड़ा भी नहीं है, लेंदी भी नहीं है, मजेदार है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्वाड्रिलेटरल का मतलब मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, यदि आप में से बच्चे को जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते हैं कुछ बच्चे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ों को शुरुआत से लेके अंत तक लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि आखिर क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अभी लिखिएगा नहीं, क्योंकि लिखते वक्त फिर समझ में नहीं आएगा, लिखने का टाइम अलग से मिल जाएगा। आप लोग भी ऑनलाइन वाले बच्चे, हालांकि अक्सर हम ऐसा देखे हैं कि जब हम लिख रहे होते हैं तो आप भी साथ साथ लिख रहे होते हैं। उस समय पे होता क्या है ना कि आपका ध्यान पूरा का पूरा लिखने पे होता है, क्योंकि टाइम हमारे पास 1 ही घंटा का होता है। आपको उसी टाइम में लिखना भी होता है, समझना भी होता है। तो आप क्या करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी लिखना शुरू कर देते हैं। इस मायने में होता यह है ना कि आप लिख तो लेते हैं लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, आपके लिए भी है, ऑफलाइन वाले प्लस ऑनलाइन वाले, आप सबके लिए भी है कि जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस समय पे आप उसको पहले सुन लीजिए, है ना। क्योंकि यदि आप समझ लेते हैं तो आधा चीज़ तो आप अपने से लिख देंगे, और सुनने के बाद हम स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी देते हैं आपको, है ना, आपको भी। और आप लोग, अच्छा चलिए, आप लोगों के पास तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा ना, हम लिखेंगे तो आप लोग अपना बिल्कुल मत लिखिए, पहले सुन लीजिए ध्यान से सुनने के बाद हम आपको भी टाइम देंगे लिखने का। ठीक है, उस टाइम में आप अपना लिख लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। लेकिन पहला शर्त क्या है, पहला शर्त ये है कि आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि यदि आप ध्यान से सुन लिए तो 80% आप अपने से लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप ध्यान से पहले सुनेंगे कि आखिर क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता क्या है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल का ना बड़ा ही डेफिनेशन दिया जा सकता है अलग अलग से, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन दे रहे हैं जो कि आपको हमेशा लगभग याद रहेगा। अ प्लेन फिगर which has a plane figure which has four sides are known as quadrilaterals। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि अ प्लेन फिगर विच हैज 4 साइड्स आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, आपने ना मैथ में खास करके इस बात को आपने बहुत सुना होगा, प्लेन फिगर प्लेन फिगर प्लेन फिगर, लेकिन क्या एक्चुअल मतलब आपको मालूम है प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है। देखिए,
प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम एक डायग्राम अभी ड्रॉ करेंगे और उसी से समझाएंगे आपको हर एक चीज, ठीक है। देखिए ध्यान से, चलिए ये आपके पास सपोज कीजिए कि एक फिगर है, ठीक है। इसका आप नेमिंग कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ए बी सी डी, हम यहाँ पे ए बी सी डी लिख रहे हैं, आप चाहें तो पी क्यू आर एस ए एफ जी एच, जो आपको अच्छा लगे आप उसका नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्लेन फिगर का पहले मतलब समझिए। प्लेन फिगर का मतलब होता है ना कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। एक लाइन है तो वो पूरा स्ट्रेट होगा, दूसरा है तो वो भी पूरा स्ट्रेट होगा, तीसरा है तो वो पूरा स्ट्रेट होगा, चौथा है तो पूरा स्ट्रेट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये हमारा एक लाइन होने वाला है तो लाइन कुछ इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल यदि सीधा है तो सीधा होना चाहिए, या फिर ये इधर मुड़ा हुआ है तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर यदि ये इससे मुड़ा हुआ है तो बिल्कुल वो सीधा होना चाहिए। यानी कि कहीं पे ये जो है ना जिक जैक वाला लाइन, टेढ़ा मेढ़ा या फिर इस प्रकार का लाइन, ये प्लेन फिगर। चलिए मान लीजिए कि इससे हमारा एक फिगर बनता है सपोज ये, तो क्या ये हमारा प्लेन फिगर का एग्जांपल है क्या? नहीं, ये प्लेन फिगर का एग्जांपल नहीं होगा। प्लेन फिगर का मतलब होता है कि उसका जो लाइन है, जो उसका साइड है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सीधा का मतलब क्या? केवल इसी डायरेक्शन में नहीं, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इस प्रकार से उबड़ा खावड़ा नहीं होना चाहिए। और इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो आपका फिगर बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे प्लेन फिगर। और दूसरी बात, प्लेन फिगर का मतलब ये भी होता है कि जिस पे आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? पूरा सरफेस उसका पूरा साफ होना चाहिए। साफ का मतलब यहाँ पे क्लीन नहीं है, साफ का मतलब यहाँ पे है कि उसमें किसी प्रकार का उबड़ा खावड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो क्या ये कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे ऐसा है क्या? नहीं, पूरा प्लेन है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे प्लेन फिगर। बात समझ में आ गई? तो ये होता है प्लेन फिगर का मतलब, जो कि आपने सुना तो बहुत बार था लेकिन आपको मालूम नहीं था। तो प्लेन फिगर क्या होता है? जिस पे आप ड्रॉ कर रहे हैं वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, पूरा समतल होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए, और उसके ऊपर जो आप ड्रॉ करेंगे फिगर को, उसका लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप प्लेन फिगर का मतलब समझ में आ गया, विच हैज 4 साइड्स। एक ये प्लेन फिगर है, इसके पास क्या 4 साइड है? बिल्कुल है, 1 2 3 4, आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो जिस फिगर के पास, फिगर नहीं बोलेंगे प्लेन फिगर बोलेंगे, जिस प्लेन फिगर के पास 4 साइड है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। सिंपल सी बात खत्म। तो ये जो हमने यहाँ पे, हाँ कौन सा? ट्रायंगल का 4 साइड कहाँ होता है भाई? ट्रायंगल का 3 ही साइड होता है। हाँ, जैसे आपका कहना है कि रेक्टेंगल, देखो ट्रायंगल में हमेशा 3 साइड होता है, चाहे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात करो, या फिर स्केलर ट्रायंगल का बात करो, ट्रायंगल में हमेशा 3 ही साइड होता है। गौर कीजिए, होता है कि नहीं? तो क्या ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो अलग चीज है ना। तो अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर जब 4 साइड वाला प्लेन फिगर हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है तो क्या पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, उसके बाद फिर आपका काइट, ये सब का सब क्या क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है क्या? जवाब है हाँ, क्योंकि इन सभी फिगर में 4 साइड प्रेजेंट है कि नहीं? तो वो सभी आएगा। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो पैरेललोग्राम भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, रोम्बस भी आएगा, ट्रेपीजियम भी आएगा, काइट भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो वो सबका सब एग्जाम्पल है किसका? क्वाड्रिलेटरल का। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल के मतलब को समझ गए, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो एक ऐसा प्लेन फिगर जिसके पास 4 साइड हो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने ये है, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? क्वाड्रिलेटरल को लिखने का तरीका होता है, तरीका क्या है? जैसे देखिए, यदि मेरे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है और यदि हम इसको लिखना चाहेंगे, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग यदि लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। क्या तरीका है? देखिए ध्यान से, हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए QUAD और छोटा सा डॉट। QUAD मतलब क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल, और नाम आपने क्या दिया है? ABCD। तो ABCD,
या तो आप ये लिख सकते हैं इसको नाम देने के लिए, या फिर आप एक और चीज लिख सकते हैं, मालूम है क्या? आप एक क्वाड्रिलेटरल का ना छोटा सा फिगर बना दो। अब आपको लग गया होगा कि सर ये फिगर तो ऐसा नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ये कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल का जैसा दिख रहा है ना? क्या रेक्टेंगल हमारा एक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है क्या? होता है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल एक स्क्वायर जैसा छोटा सा फिगर यहाँ पे बना देना है, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और इसका नाम बगल में लिख दीजिए ABCD। तो ये हमने आपको तरीका बताया कि इस क्वाड्रिलेटरल को लिखने का क्या तरीका हो सकता है। तो दो तरीका आपके पास है, QUAD.ABCD लिख दो, या फिर एक छोटा सा स्क्वायर जैसा यहाँ पे बना दो और ABCD लिख दो। ये जो स्क्वायर जैसे यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि बच्चा किसके बारे में लिखने जा रहा है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में लिखने जा रहा है। जैसे आपने ट्रायंगल चैप्टर हमने आपको पढ़ाया, तो आप क्या करते थे, ट्रायंगल का छोटा सा सिंबल बनाते थे यहाँ पे और ट्रायंगल ABC लिख देते थे, जो नाम होता था ट्रायंगल का। तो ये क्या बता रहा है कि अच्छा बच्चा एक ट्रायंगल के बारे में लिखने जा रहा है, उस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC है। उसी प्रकार से जब आप ऐसा लिख देते हैं तो टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा जो है एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहा है और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ABCD। बात खत्म। तो ये तरीका होता है क्वाड्रिलेटरल को लिखने का। अब बात खत्म, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना क्वाड्रिलेटरल को लेके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको समझ लेना चाहिए, इस चैप्टर में आगे बहुत काम देगा आपको, ठीक है? चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको आप समझिए। पहले 7-8 है लगभग इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, अभी लिखेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए देखिए, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स में से सबसे पहला आपका आता है पॉइंट्स। हालांकि है बड़ा आसान लेकिन है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन टाइप का, इसीलिए हमने यहाँ पे जिक्र भी कर ले रहे हैं। पॉइंट्स बोलो या फिर वर्टेक्स बोलो, बात सेम है। पॉइंट्स बोलो या फिर वर्टेक्स बोलो या फिर वर्टिसेस बोलो। जैसे आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, वर्टिसेस लिखा हुआ है, चलो वर्टिसेस ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स भी ठीक है लेकिन वर्टिसेस रहने दो। चलो देखो ध्यान से। अच्छा, इन सब के लिए ना हम पहले ही यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं, इन सब का जो डेफिनेशन है वो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। और हम आपको बार बार मैथ में एक ही चीज़ कहते हैं ना कि मैथ डेफिनेशन पे नहीं चलता है, मैथ डेफिनेशन पे नहीं चलता है, मैथ प्रैक्टिकल पे चलता है। तो आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ता है। तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ वो आप पढ़ लीजिएगा, घर में कभी टाइम मिलेगा ना तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसमें भी आपको वही मिलेगा जो हम यहाँ पे बता चुके होंगे, है ना? तो बेसिकली मैथ में डेफिनेशन नहीं चलता है, मैथ में प्रैक्टिकल नॉलेज चलता है, जो आप यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है? वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है। तो पॉइंट्स का डेफिनेशन या फिर वर्टिसेस का डेफिनेशन हम लिखने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए समझते हुए चलिए ध्यान से देखिए। पॉइंट्स बोलो या फिर वर्टिसेस बोलो, मतलब सेम होता है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे डिजाइन कर लिए हैं और इसी के थ्रू जो है हम लोग हैं पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, इस क्वाड्रिलेटरल में जो A, B, C और D है ना, यही हमारा कहलाएगा पॉइंट्स या फिर वर्टिसेस, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि A, B, C एंड D are the points या फिर vertices of quadrilateral ABCD। हो गया? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। कहाँ से मालूम चल गया? यहाँ से मालूम चल गया, है ना? तो जो इस क्वाड्रिलेटरल में जो ABCD है वो सारा का सारा हमारा पॉइंट या फिर वर्टिसेस कहलाएगा। किस क्वाड्रिलेटरल का? क्वाड्रिलेटरल ABCD का। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड में आता है आपका, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपका डायगोनल्स। तो डेफिनेशन तो बिल्कुल भी हम नहीं लिखने जा रहे हैं। देखिए डायगोनल्स क्या होता है, दो अपोजिट पॉइंट को जो लाइन आपस में मिला दे, जोड़ दे, उसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल्स। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे
ये ए और सी आपका क्या है, अपोजिट पॉइंट है, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने है, तो ये हो गया डायगोनल। ठीक है, उसी प्रकार से बी और डी, ये भी दोनों अपोजिट पॉइंट है, तो ये भी हो गया हमारा एक डायगोनल। तो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में आपके पास दो डायगोनल है। कौन कौन सा डायगोनल है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए ए सी एंड, बताइए दूसरा बी डी, ए सी एंड बी डी आर दी diagonals of quadrilateral ए बी सी डी। तो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का जो ए सी हुआ और ये जो बी डी हुआ, जो हमने यहाँ पे खींचा है ब्लू मार्कर से, वो इसका हो गया डायगोनल्स। कोई समस्या इसमें, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो डायगोनल्स भी क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो फटाक से पूछना है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा हमारा हो गया डायगोनल्स तक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा यहाँ पे कर दें या फिर कहाँ पे कर दें तीसरा? चलो नीचे कर देते हैं, अभी है जगह। तीसरा है साइड्स। साइड्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से। ये क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा है? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए बोलो या फिर ए डी बोलो, बात तो सेम ही है। चलिए, तो आप यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए। कौन कौन सा है? ए बी, बी सी, सी डी एंड एंड ए डी। एंड ए डी आर दी sides of quadrilateral ABCD। तो AB, BC, CD एंड AD जो है इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का साइड्स है। बात खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा तो हो गया। चौथा देखिए, चौथा हमारा आता है एडजेसेंट साइड्स। चौथा आता है एडजेसेंट साइड्स। अच्छा, एडजेसेंट साइड्स को ना हम लोग कभी कभी कंजिक्यूटिव साइड्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो दोनों वर्ड आपको मिल सकता है कभी कभी, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कंजिक्यूटिव साइड्स, तो दोनों बात बिल्कुल सेम है, डिफरेंट जरा सा भी नहीं है। तो आपके सामने एडजेसेंट साइड्स बोले या फिर कंजिक्यूटिव साइड्स बोले, मतलब आपका सेम है। देखिए, कंजिक्यूटिव साइड्स या फिर एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इसके लिए ना एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? हैविंग, हम बस शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, पूरा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आपको बस ऐसे समझाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, बस इतना ही से अब आप समझ जाएंगे। समझा देते हैं, देखिए ध्यान से। एडजेसेंट का मतलब मालूम है क्या होता है? साथ साथ वाला, मतलब कि पड़ोसी वाला। एक के बगल में जो दूसरा होगा उसी को हम लोग कहते हैं ना पड़ोसी। जैसे आपके घर के बगल में यदि आपके दोस्त का घर है तो वो आपका क्या हो गया? पड़ोसी हो गया, नाइबर हो गया, है ना। उसी प्रकार से एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, पड़ोसी वाला, है ना। लेकिन यहाँ पे पड़ोसी कौन? साइड्स के बारे में बात करने साइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। जब दो साइड का एक कॉमन एंड पॉइंट हो जाए, यानी कि एंड पॉइंट होगा और दोनों साइड का वो कॉमन होगा, उसी को हम लोग कहेंगे एडजेसेंट साइड्स या फिर कंजिक्यूटिव साइड्स। एग्जांपल देखिए, जैसे ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक CD है लाइन और एक BC है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। BC साइड का एक एंड पॉइंट कौन सा है? C है, और एक एंड पॉइंट B है, तो उसको छोड़ दो, B को छोड़ दो, अभी फिलहाल इस पे आ जाओ। ये BC साइड का एक एंड पॉइंट हमारा C है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद CD लाइन को देखो तो क्या CD लाइन का भी एक एंड पॉइंट C है? बिल्कुल है। तो ये जो C पॉइंट है ये BC और CD लाइन का एक कॉमन एंड पॉइंट है। तो जब भी दो साइड का एक कॉमन एंड पॉइंट नजर आ जाए तो उन दोनों साइड्स को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स या फिर कंजिक्यूटिव साइड्स। बात खत्म। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कंजिक्यूटिव या फिर एडजेसेंट साइड्स है? बिल्कुल है। यानी कि दोनों पड़ोसी वाला भी है, देखो एक के बगल में एक है, बिल्कुल है। तो आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर इसके बगल में भी तो ये है, तो क्या ये दोनों आपस में कंजिक्यूटिव नहीं हुआ? बिल्कुल है, अभी आएंगे हम लोग, उस पर भी आएंगे। ठीक है, चलो इन दोनों के बारे में आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इन दोनों के बारे में। इसका तो कॉमन एंड पॉइंट एक ये होगा बी, और यदि हम लोग ए बी लाइन का बात करें तो इसका भी एक कॉमन पॉइंट ये है एंड पॉइंट। तो ये दोनों भी क्या आपस में कंजिक्यूटिव है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये हो गया ना कि ये दोनों आपस में कंजिक्यूटिव है, ये दोनों आपस में कंजिक्यूटिव है, और ये दोनों भी आपस में कंजिक्यूटिव है, और ये दोनों भी आपस में कंजिक्यूटिव है। आप करके देख सकते हैं, हर बार दोनों साइड का एक कॉमन एंड पॉइंट तो आएगा ही आएगा। बात खत्म हो गया, समझ में आई है बात? चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे यदि लिखना चाहें ना, चलो हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं। ए बी एंड, चलो ऐसे मत लिखो, ए बी कॉमा बी सी लिखो। क्या ए बी और बी सी अपने आप में एक एडजेसेंट साइड है? ये वाला और ये वाला एडजेसेंट साइड है, क्योंकि कॉमन एंड पॉइंट कौन सा है? बी है। बात खत्म। चलिए, उसके बाद BC और CD क्या दोनों आपस में एडजेसेंट साइड है? बिल्कुल है। कॉमन पॉइंट कौन सा है? C। वेरी गुड। BC कॉमा CD। चलिए, अब आप लगता है सीख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या उसी प्रकार से हमारा CD और AD दोनों एडजेसेंट साइड है? कॉमन एंड पॉइंट कौन सा होगा? D होगा। बात खत्म। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए CD कॉमा AD। उसी प्रकार से AD और AB ये दोनों भी हमारा होगा। कौन सा कॉमन पॉइंट है? A। बात खत्म। तो AD एंड AD कॉमा AB, तो ये सारे के सारे, यानी कि ये वाला एंड ये वाला, ये सारे के सारे आर दी एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स बोलो या फिर कंजिक्यूटिव साइड्स बोलो, बात तो सेम ही है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो एडजेसेंट साइड्स को हमेशा ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको क्या याद रहना चाहिए कि दो साइड्स का एक कॉमन एंड पॉइंट होगा, तब जाके वो दोनों साइड हमारा एडजेसेंट साइड कहलाएगा। हो गया बात खत्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर के बाद पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अपोजिट साइड्स। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, अपोजिट। ना जाने आपने कितना बार बचपन से लेकर इस शब्द को सुने होंगे, अपोजिट साइड्स। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें कॉमन पॉइंट था ना, इसमें कॉमन पॉइंट नहीं होता है, सिंपल सी बात। तो यहां पे आप लिखिएगा नॉट हैविंग अ कॉमन पॉइंट, सॉरी, नॉट हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट, जब दो साइड के बीच में कोई भी एक कॉमन एंड पॉइंट ना हो तो फिर वो हमारा कहलाएगा अपोजिट साइड। यदि हम लोग बात करें ए बी और सी डी साइड के बारे में, तो क्या ए बी और सी डी में कोई भी कॉमन एंड पॉइंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से अलग है। तो इस मायने में जो है हमारा ए बी कॉमा सी डी, ठीक। एंड क्या बी सी और ए डी में कोई कॉमन एंड पॉइंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये इधर है और ये इधर है। इस मायने में भी हमारा जो है बी सी और ए डी, तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या हो गया? हमारा अपोजिट साइड्स हो गया। आर दी अपोजिट साइड्स। बात खत्म। जहां पे डाउट हो
फटाक से पूछना है, इसमें कोई भी कहीं पे कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 5वें नंबर के बाद हमारा है 6वां नंबर, कौन सा? नहीं, एंगल्स वेंगल्स के बारे में भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, पहले छोटा सा बेसिक सा चीज कर लेते हैं। अब एंगल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। एंगल के बारे में देखिए, एंगल, चलो ये यदि एक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल कहां कहां बनता है? चलिए एंगल पहले बता देते हैं कि होता क्या। देखिए, जब दो लाइन सेगमेंट या फिर दो लाइन या फिर दो रे जहां पे टकरा जाए, जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, दोनों यहां पे टकरा गया, तो इन दोनों के बीच में यहां पे क्या कुछ झुकाव बन रहा है क्या? यहां पे जो झुकाव बन रहा है, इंक्लिनेशन बन रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल। और वो एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। तो आप जरा बताइए कि लाइन ए बी यानी कि साइड ए बी और ए डी, ये दोनों जो आपस में यहाँ पे मिला है तो कुछ झुकाव बन रहा है यहाँ पे, तो ये एक एंगल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे एक एंगल, यहाँ एक एंगल और एक यहाँ एंगल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी आर दी angles of quadrilateral ABCD, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सब क्या है? एंगल ही तो है। किसका एंगल है? क्वाड्रिलेटरल ABCD का है। सिंपल सी बात हो गई, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एंगल्स के बाद हमारा 7वें नंबर पे आता है एडजेसेंट एंगल्स। कौन से? एडजेसेंट एंगल्स को बहुत बार हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल्स भी कहते हैं। कंसेक्यूटिव एंगल्स भी कह देते हैं। तो जहां पे ये दोनों वर्ड मिल जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा ना। चलिए, तो अच्छा एक बात यहाँ पे बताइए कि आपके पास यहाँ पे ऊपर में 4थे नंबर पे एडजेसेंट साइड्स था या फिर कंसेक्यूटिव साइड्स था, है ना। तो इसमें क्या कॉमन था? एक एंड पॉइंट कॉमन था। लेकिन जब हम लोग एडजेसेंट एंगल या फिर कंसेक्यूटिव एंगल का बात करते हैं ना, तो इसमें कॉमन क्या होता है मालूम है? एक साइड कॉमन होता है। क्या होता है? एक साइड कॉमन होता है। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, आप तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए, having a common side। जैसे अब बात करेंगे हम लोग, पहले लिख तो दिए कि होता है क्या है, having a common side। ठीक है, चलिए एडजेसेंट का मतलब फिर से वही होता है, पड़ोसी वाला, बिल्कुल एक से सटा हुआ दूसरा वाला। चलिए बात करते हैं हम लोग। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे सी डी और ए बी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। हाँ, सी डी और बी सी का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ध्यान से आप मेरे बात को सुनिएगा तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखिए, यदि हम कौन सा बात कर लें पहले, चलो यदि हमको यदि हमको एंगल डी निकालना हो, तो एंगल डी का नाम हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? एंगल डी का हमको यदि वैल्यू निकालना हो इतना पूरा, तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए डी सी लिख सकते हैं। यानी कि आपने यहां से शुरू किया, आप ऐसे गए, फिर ऐसे चले गए। उसी प्रकार से यदि हमको एंगल सी का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एंगल सी का यदि नाम लिखना हो तो हो सकता है कि आप डी सी बी बोल दे, या फिर बी सी डी बोल दे, बातों सेम है ना। चाहे आप इधर से जाइए या फिर इधर से आइए, बातों सेम है। चलिए, तो हम लोग इधर से चल जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? डी सी बी। अब हम यहाँ पे आपको बताना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। ठीक है, देखिए
जब आपने एंगल डी का नाम लिखा तो आपने कौन कौन सा साइड लिया? ए डी और डी सी। डी सी किस में आया? ये डी सी साइड इस वाले में आया ना। अब जब आप एंगल सी का नाम लिख रहे हैं तो उसमें भी आप कहां से जा रहे हैं? पहले डी सी बी जा रहे हैं, तो क्या इसमें भी हमारा डी सी आया? बिल्कुल आया। तो ये साइड इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो इस वजह से ये एंगल और ये एंगल हमारा कैसा कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल या फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल कहलाएगा। तो एक लाइन में यदि हमको एडजेसेंट एंगल या फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल को डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे करेंगे कि जब दो एंगल के बीच में एक कॉमन साइड आ जाए जो कि दोनों में कॉमन होगा, तो उस दोनों एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे। बात खत्म। एज सिंपल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जब हमने यहाँ पे एंगल डी और एंगल सी का नाम लिखा तो हम लोग ये गौर कर पाए कि ए डी तो हमने लिया ही लिया, डी सी हमारा आया साइड किसमें? इस एंगल डी में आया। उसी प्रकार से जब हमने एंगल सी का लिया तो एंगल सी का हम लोगों ने कैसे लिया? डी सी बी लिया, तो इस वजह से भी हमारा डी सी आ गया, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो इस अच्छा क्या यही चीज हमारा, अच्छा चलिए डी सी दोनों में कॉमन आया ना, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया। क्या वही चीज हमारा सी और बी के साथ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यदि आप बी और सी का नाम लिखेंगे तो ये वाला आपका साइड कॉमन आएगा। उसी प्रकार से इन दोनों को आप लिखेंगे तो ये वाला साइड कॉमन आएगा। उसी प्रकार से इन दोनों को आप लिखेंगे तो ये वाला साइड हमारा कॉमन आएगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अब देखिए ध्यान से, इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, ए और बी दोनों अपने आप में क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आप नाम लिखेंगे ना तो ये वाला साइड जो है दोनों में कॉमन आएगा। तो जब साइड कॉमन है तो दोनों एंगल क्या होगा? कंसेक्यूटिव, यानी कि एडजेसेंट। तो उसके बाद फिर से उसी प्रकार से उसी प्रकार से आपका कौन कौन सा आ जाएगा? फिर ए बी हो गया, तो और कौन सा आएगा? बी सी आ जाएगा। हाँ बी सी आ जाएगा, एंगल बी और एंगल सी। उसी प्रकार से आपका एंगल सी और एंगल डी आ जाएगा, एंगल सी और एंगल डी आ जाएगा। एंड उसी प्रकार से आपका एंगल डी और एंगल ए आ जाएगा, एंगल डी और एंगल ए। तो आर दी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? बोले जल्दी, कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान से, तो ये हमारा हो गया एडजेसेंट एंगल्स यानी कि कंसेक्यूटिव एंगल्स का बात हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारा 8वें नंबर में आता है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल में कॉमन साइड नहीं होगा, है ना? तो आप यहां पे लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं? नॉट हैविंग अ कॉमन साइड। तो जब कोई भी कॉमन साइड ना हो तो उस एंगल को हम लोग कहेंगे, यानी कि जिस एंगल के नाम में कोई भी कॉमन साइड नहीं हो तो उन दोनों एंगल को हम लोग कह देंगे अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए आप। चलिए देखिए ध्यान से, यदि हम लोग बात करें एंगल ए और एंगल सी का, क्या इन दोनों में कोई भी साइड कॉमन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यदि हम लोग एंगल ए का नाम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? BAD, है ना? यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आया। और यदि हम एंगल सी का नाम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? BCD, इसके एंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड आया। तो इस वाले में ये दोनों साइड आया और इस वाले में ये दोनों साइड आया, तो क्या कोई साइड कॉमन हुआ? दोनों अलग अलग साइड है। तो इस मामले में हमारा एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी एंड बी और डी
ठीक है, क्योंकि एंगल बी का नाम लिखेंगे तो ये दोनों साइड आएगा, एंगल डी का नाम लिखेंगे तो ये दोनों साइड आएगा, दोनों डिफरेंट है। उसी प्रकार से एंगल बी और एंगल डी ये जो है आपका क्या होंगे, आर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। बात खत्म हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने बेसिकली आज के क्लास में 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझे हैं। हालांकि था बड़ा आसान, पिछले वाले क्लासों में यानी कि बचपन वाले क्लास में आपने 7, 8 में ये सारे के सारे टर्म्स आपने सुने हैं, आपने पढ़े भी थे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन था। तो मेरे हिसाब से अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। हमने मात्र एक फिगर के द्वारा इतने 8 टर्म्स को समझ लिया है। तो आप करेंगे क्या, ये वाला जो फिगर है थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे अपने कॉपी में, ताकि एक ही फिगर से हम लोग सारा चीज़ समझ जाएं। क्योंकि हर वक्त हमने जो भी यूनिट इस्तेमाल किया है, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, वो हमने यहीं से इस्तेमाल किया है। तो आपको एक फिगर के द्वारा हमने इतना सारा चीज़ समझा दिया। किसी प्रकार के किसी भी टर्म में कोई डाउट नहीं ना। चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन वाले अपने कॉपी में लिखेंगे, और ऑनलाइन वाले पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको लिखेंगे अपने कॉपी में, नोट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट रिवीजन के लिए। ठीक है, अच्छा, अगले वाले क्लास में हम क्या करेंगे, अभी वाले क्लास में, यानी कि आज हम लोग केवल और केवल क्वाड्रिलेटरल के मतलब को समझे हैं, उसके 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, उसके बारे में हमने समझा है। अगले वाले क्लास में हमारा नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल का अलग अलग टाइप है, उसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।